हेलो नमस्कार सभी को। इस YouTube चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अपने कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का 7वां अध्याय 7वां पाठ पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 2 क्लासेस इस चैप्टर के अंदर की हैं। आज अपनी तीसरी क्लास है। जिन्होंने पहले वो 2 क्लासें नहीं देखी तो उनसे निवेदन है कि पहले उन दोनों क्लासों को पूरा देखें, उसके बाद फिर आगे यहाँ से स्टार्ट करना है। पीछे की क्लासेस के अंदर हमने आवश्यक पोषक तत्वों के लिए क्या सिद्धांत है, क्या उनके लिए सीमा है, किन किन तत्वों को इसकी श्रेणी में रखा जाता है। तत्व तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने जो मुख्य आवश्यक पोषक तत्व हैं तो उनके अंदर 17 तत्वों को इसके अंदर लिया गया है, जिनमें से 3 बहुत ही ज़्यादा मुख्य हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मनुष्य के लिए रोटी कपड़ा मकान होता है, उसी प्रकार पादपों के लिए भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व हैं। 94% तक इनकी आवश्यकता होती है पादपों को, जो कि अपने पढ़ा जो कि ये पादप वायु और जल से इनको ग्रहण कर लेते हैं। और बाकी के जो 14 बचेंगे तत्व, उनके बारे में अपने एक एक करके अध्ययन आगे करेंगे। पीछे की क्लासेस के अंदर हमने तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा, जैसे कि मुख्य तत्व कौन से होते हैं, द्वितीय कौन से हैं, अति सूक्ष्म लाभदायक तत्वों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद सहारा प्रदान करने वाले हैं, संरचना देने वाले हैं, और उसके बाद जैसे गतिशीलता के आधार पर तत्वों में जो पादपों में जो अभाव हो जाता है, उस अभाव के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, विषैला स्तर क्या होता है, क्रांतिक स्तर क्या होता है। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक किया था कि ये तत्व पादपों को कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सड़े गले पदार्थों से, उर्वरकों से, खादों से, वर्षा से। इस तरीके से विभिन्न प्रकार से विभिन्न स्थितियों के अंदर इनको तत्व है पादपों को ये मिलते रहते हैं। आज अपने नया टॉपिक इसमें कर रहे हैं वृहद पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य। तो उससे पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और पास में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जिससे आने वाला जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना टॉपिक है आज का वृहद पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य, यानी कि क्या क्या कार्य करते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन दी जाए तो ऑक्सीजन क्या कार्य करेगा, हाइड्रोजन क्या कार्य करेगा, कार्बन क्या कार्य करेगा, नाइट्रोजन क्या कार्य करता है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, गंधक है। तो इस प्रकार से तांबा, जस्ता, विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं वो पादपों में क्या कार्य करते हैं, कहाँ पे इनका उपयोग होता है, जड़ों में, तनों में, पत्तियों में, फलों में, जहाँ फसल उत्पादन में, पैदावार बढ़ाने में किस तरीके से इनका उपयोग होता है, अधिक मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, अगर इनका अभाव रह जाए तो कौन से रोग लग जाते हैं। तो उसके बारे में अपने आज अध्ययन करेंगे। तो पहले अपने कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, ये 3 मुख्य तत्व हैं को पौधे वायु तथा जल से सीधे अवशोषित कर लेते हैं, सीधे जल से और वायु से इनको ग्रहण कर लिया जाता है। अतः पादप पोषण में इनका अत्यधिक महत्व होते हुए भी इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अब विशेष ध्यान इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि इनकी जो मात्रा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जो मात्रा है, वो पौधे सीधे अपने आप ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और जल से इनको ग्रहण कर लेते हैं। तो इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। पौधे के शुष्क भाग का कार्बन लगभग 36% होता है। तो अब पूछे कार्बन की मात्रा, तो 46%, ऑक्सीजन की मात्रा है 40% और हाइड्रोजन की मात्रा है वो 8%, अर्थात तीनों तत्व संयुक्त रूप से 94% भाग निर्माण करते हैं। यानी कि पादप का जो 94% भाग का निर्माण है वो इन 3 तत्वों के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयुक्त रूप से होता है। इस प्रकार ये तीनों तत्व पौधे के सभी कार्बनिक यौगिकों के निर्माण हेतु आवश्यक हैं।
पादप वृद्धि करता है, वो भी इन्हीं तीनों के माध्यम से अपना विकास करता है, तो भी इनके अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है विकास करने में, वृद्धि करने में, पाचन करने में, प्रजनन करने में। यानी कि जो अपने उपापचयी क्रिया के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन किया, तो वो सारी जो जैविक और रासायनिक क्रिया जो पादप करता है, तो उन सभी के अंदर ही ये जो 3 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। पादप संरचना निर्माण के साथ साथ ये तीनों तत्व पौधे की अपापचयी क्रियाओं हेतु आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो अपने उपचयी और अपचयी के बारे में पीछे अध्ययन किया था, यानी कि छोटे छोटे बड़े पदार्थों को छोटे पदार्थों में तोड़ना अपचयी हो जाएगा। उपचयी यानी कि बड़े पदार्थों को जोड़कर छोटे छोटे अणुओं को जोड़कर बड़े अणु का निर्माण करना, वो उपचयी के अंदर। तो इस तरीके से तो अपचयी के क्रियाओं हेतु आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कौन? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट वसा व प्रोटीन के विघटन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से ही, यानी कि अपचयी का मतलब बड़े पदार्थों का छोटे अणुओं में टूटना, उनका विघटन होना। विघटन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से ही पौधों में शर्करा व स्टार्च आदि का संश्लेषण होता है, यानी कि शर्करा का निर्माण होता है, स्टार्च का निर्माण होता है, जिससे उनको बाद में ऊर्जा प्राप्त होती है। शर्करा और स्टार्च से उसका विघटन होने के बाद उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, जिनसे बाद में अन्य पादप यौगिकों का निर्माण करते हैं। इन्हीं की सहायता से जो अन्य तत्व अपने होते हैं, अन्य पादप होते हैं, वो यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हरे पौधों में यही क्रिया जीवन का आधार बनती है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विशेष महत्व है। ये तो अपने अध्ययन किया जो मुख्य तत्व हैं, मुख्य तत्व होते हुए भी उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। पादपों का 94% भाग का जो निर्माण है वो इन 3 तत्वों के माध्यम से ही होता है, कार्बन के माध्यम से, हाइड्रोजन के माध्यम से और ऑक्सीजन के माध्यम से। इन 3 तत्वों के माध्यम से ही पादप का 94% तक का जो भाग है वो कंप्लीट होता है। और उसके बाद आगे अपने नेक्स्ट करते हैं, बारी बारी से सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला जो आता है मुख्य तत्व है ये अपना, यानी कि जो पीछे अपने किए थे ना मुख्य तत्व, उसके अंदर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बिना जीवन असंभव है, नाइट्रोजन के बिना जीवन असंभव है। यह जीवों में सभी प्रोटीन्स का आवश्यक अंग है। नाइट्रोजन का पादप पोषण में महत्वपूर्ण स्थान है तथा अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों में इसका प्रथम स्थान आता है। तो अपने किया था मुख्य तत्व किए थे ना, मुख्य और द्वितीयक या गौण तत्व किए थे। तो उनमें जो अनिवार्य जो मुख्य तत्व थे उसके अंदर प्रथम स्थान आता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राय सभी प्रकार की मृदाओं में नाइट्रोजन का अभाव होता है। पौधों में भारानुसार इनकी सामान्य मात्रा 1.0 से 5.0% तक होती है। वायुमंडल में लगभग 80% नाइट्रोजन होती है, परंतु पौधे इस सुगम स्रोत का उपयोग सीधे नहीं कर पाते। अब जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन होती है उसका 80% नाइट्रोजन होती है वायुमंडल के अंदर, फिर भी पौधों के अंदर उसका अभाव होता है, नाइट्रोजन का अभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मुक्त अवस्था के अंदर नाइट्रोजन वायुमंडल के अंदर उपस्थित होती है उसको सीधे पेड़ पौधे अवशोषण नहीं कर पाते, उसको ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो उसमें जो पादप हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रोजन को वहाँ पे ग्रहण नहीं कर पाते, यानी कि उनको सीधे उनका अवशोषण नहीं कर पाते, पेड़ पौधे ग्रहण नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि जैसे अपने पीछे चैप्टर के अंदर किया था, कल भी मैंने बताया था कि सहजीवी और असहजीवी जीवाणु होते हैं। सहजीवी जो वो क्या करते हैं कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, अपने बॉडी में उनको स्टोर करते हैं, स्थिर करते हैं। और वो जो जीवाणु होते हैं वो पेड़ पौधों को अपने शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन इकट्ठी की हुई है उसको पेड़ पौधों को दे देते हैं, और पेड़ पौधों से उसके बदले में कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी उनका जीवन जापन होता रहता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जो सहजीवी जीवाणु होते हैं वो पेड़ पौधों से अपने भोजन के लिए कार्बोहाइड्रेट देते हैं, और पेड़ पौधों को वो जो वायुमंडल से नाइट्रोजन उन्होंने इकट्ठी की है वो दे देते हैं। और दूसरे प्रकार के होते हैं असहजीवी, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को तो ग्रहण करते हैं लेकिन वो सीधे तौर पे
पेड़ पौधों को या पादपों को वो नाइट्रोजन नहीं देते, जब वो उनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, जब वो मर जाते हैं, तब वो उनके अंदर जो नाइट्रोजन इकट्ठी हुई थी, स्थिर हुई थी, उनका यौगिकीकरण हुआ था, वो पेड़ पौधों को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों को या पादपों को प्राप्त होती है, वो सीधे उनको ग्रहण नहीं करते। उसके बाद नाइट्रोजन का सुलभ रूप है। सुलभ मतलब अवेलेबल फॉर्म्स, यानी कि किन रूपों के अंदर जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों को या पादपों को प्राप्त होती है। सीधी तो प्राप्त होती नहीं, मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती, N2 के रूप में प्राप्त नहीं होती, तो वो कुछ यौगिकों के रूप में प्राप्त होती है। जैसे अपने यहाँ पे लिखा हुआ पहला नाइट्रेट NO3 के रूप में। अगर आपसे पूछे प्रश्न में कि नाइट्रोजन किस रूप के अंदर प्राप्त होती है पेड़ पौधों को, तो एक तो इसमें लिखा जाएगा नाइट्रेट NO3 और दूसरा लिखा जाएगा NH4 अमोनियम, जिसे बोलते हैं NH4+ अमोनियम, 2 आयनिक रूपों में अवशोषित किया जाता है। अब ये क्या कार्य करता है, नाइट्रोजन पौधों के अंदर क्या काम करता है, क्या इसका होता है मुख्य जो इसका यानी कि क्या कार्य ये करते हैं। नाइट्रोजन प्रत्येक जीव कोशिका का एक संरचनात्मक तत्व है। संरचना जो पेड़ पौधों की संरचना, कोशिका का जो निर्माण होता है, उसके अंदर ये अपनी भूमिका निभाता है नाइट्रोजन। तो इसमें होता है वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है, यानी कि उसकी वनस्पति है, जो भी पादप है उनकी वृद्धि है, वो पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि तेजी से होती है। पत्ती में हरे रंग का तो जो इनका विशेष ये कार्य है नाइट्रोजन का, कि जैसे अपने नाइट्रोजन उसमें डालते हैं तो जो फसल है वो हरी भरी रहती है और कच्ची रहती है। प्रोटीन की रचना में नाइट्रोजन का मुख्य स्थान है। पौधों में नाइट्रोजन से अमीनो अम्ल, प्रोटीन, एल्काइड्स व प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। तो ये इनका निर्माण होता है अमीनो अम्ल का, प्रोटीन का, ये नाइट्रोजन के माध्यम से ही पेड़ पौधों के अंदर इसका निर्माण होता है। नाइट्रोजन से फॉस्फोरस व पोटेशियम का पौधों द्वारा उपयोग संतुलित रूप में होता है, यानी कि फॉस्फोरस व पोटेशियम की जो मात्रा है पौधों के अंदर वो संतुलित बनी रहती है नाइट्रोजन के माध्यम से। नाइट्रोजन पौधों को गहरा हरा रंग प्रदान करती है, यानी कि वो फसल है वो कच्ची रहती है, पकती नहीं है जल्दी से। पत्ती वाली सब्जियों के गुणों में वृद्धि करता है, वह सरलता से उसकी बढ़ जाती है, यानी कि उसके अंदर जो उसके गुण है, गुणों के अंदर जो सब्जियों के जो गुण हैं उन गुणों के अंदर वृद्धि होती है, यानी कि उनमें जो अपने को पौष्टिक तत्व मिलते हैं उन पौष्टिक तत्वों के अंदर वृद्धि होती है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन की कुछ मात्रा सेलुलोज इत्यादि के रूप में कोशिका भित्ति पदार्थ बनाने में काम भी आती है। नाइट्रोजन से कोशिका का आकार व दीवारें पतली हो जाती हैं। लेकिन नाइट्रोजन का अगर नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो जो सेलुलोज जो कोशिका भित्ति होती हैं उनका निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होता है नाइट्रोजन से। तो वो कोशिका जो भित्ति होती है, यानी कि पादपों की जो कोशिका भित्ति जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो बनने में सहायक होता है, नाइट्रोजन बनाने में सहायक होता है। और उसकी जो कोशिका का आकार है वो पतला और दीवार यानी कि दीवार उसकी पतली होती है और वो जो आकार है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो नाइट्रोजन का उपयोग करने से जो उसकी कोशिका का निर्माण होगा, कोशिका भित्ति का जो निर्माण होगा, तो कोशिका भित्ति क्या होगी, मजबूत होगी, बढ़ेगी और वो पतली होगी। दाने व चारे की फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देता है। नाइट्रोजन है वो दाने वाली जो चारे वाली फसलें हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, दाने सुडौल व गुद्देदार बन जाते हैं। गन्ना है जैसे गेहूं है, जौ, जई आदि में कले यानी कि काफ़ी संख्या में फूटते हैं। ठीक है, कले आप समझ गए होंगे, जो अपने जिस तरीके गन्ने की जो पोरियां सी होती हैं, तो उसी प्रकार से गेहूं है, जौ है, तो उनके अंदर जो वो कले होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में फूटते हैं। यह पादप उत्तकों में पानी का अनुपात बढ़ाती है, कैल्शियम की प्रतिशतता घट जाती है। तो नाइट्रोजन के उपयोग से जो उत्तकों की कोशिकाओं का निर्माण है, कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं, तो उसमें जो पानी का अनुपात है वो बढ़ाती है और कैल्शियम की प्रतिशतता इसमें घट जाती है। उसके बाद अगर अधिक मात्रा के अंदर अपने नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, अधिक मात्रा के अंदर नाइट्रोजन दे दिया फसल को या पादपों को, तो उससे क्या नुकसान होता है, क्या हानियां हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर अपने नाइट्रोजन देते हैं तो जो फसल है वो काफ़ी लंबे समय तक हरी रह जाती है। काफ़ी लंबे समय तक हरी रहने से वो फसल है वो जैसे थोड़ी बहुत बारिश आती है तो वो उसका गिरने का खतरा रहता है, और उसमें जो अधिक लंबे समय तक वो हरी रहेगी तो जो उसकी पैदावार है उस पैदावार के अंदर भी काफ़ी गिरावट आती है। अधिक नाइट्रोजन ग्रहण करने कर पौधों की जो वानस्पतिक
अधिक होती है, जैसे सिंचाई करने पर जो फसलें वो गिरने लगती है। गिरने का मुख्य कारण पौधों की कोमलता है। तो अधिक उसको नत्रजन देंगे तो अधिक ज्यादा क्या होंगे, उसके अंदर कले फूटेंगे और फसल क्या होगी, लंबे समय तक कच्ची बनी रहेगी, जिससे उसके सिंचाई करने पर या वर्षा या थोड़ी बहुत आंधी आने से उसके गिरने का खतरा बना रहता है। कोमल पत्तों पर कीट पतंगों व रोगों का आक्रमण बढ़ जाता है, यानी कि पत्ते उसके कोमल होंगे, नाइट्रोजन ग्रहण करने से हरे होंगे, तो वो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे उसका आक्रमण बढ़ जाता है। फसल देर से पकती है, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन ग्रहण करने पर फसल काफी समय तक हरी भरी रहती है। यदि मृदा में फास्फोरस व पोटाश की कमी है तो फसल में दाना व जो कले है वो देर से बनता है, वो वजनी भी कम होता है। भूसे की मात्रा दाने की अपेक्षा बढ़ती है, यानी कि अधिक मात्रा के अंदर नाइट्रोजन करेंगे, ज्यादा कले फूटेंगे उसके अंदर, तो उसमें जो भूसा बनेगा वो क्या करेगा, अधिक मात्रा के अंदर होगा, और दाने हैं उसमें जो कमी होगी। उसके बाद 5वां है इसमें, पौधों में कोमलता व कोशिका भित्ति पतली होने के कारण पाला व सूखा सहन करने की शक्ति कम हो जाती है। फसलों के भंडारण गुणों में कमी आ जाती है। गन्ने की फसल में अधिक नाइट्रोजन शक्कर की मात्रा घटती है। आलू जैसी फसलों में वानस्पतिक वृद्धि अधिक होकर कंद की पैदावार कम हो जाती है। तो इस तरीके से यह अधिक मात्रा के अंदर अगर अपने नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो एक तो क्या होता है कि फसल ज़्यादा लंबे समय तक हरी रहती है, जिससे उसमें भूसे की मात्रा बढ़ जाती है और दाने जो होते हैं उसमें कम पैदा होते हैं, पैदावार कम हो जाती है। फसल अधिक बढ़ जाती है, जिससे सिंचाई करने पर गिरने का खतरा रहता है। फसल हरी होने से उसमें कीट पतंगे या अन्य रोगों का आक्रमण का खतरा रहता है, और जो उसमें भंडारण है, जो उसकी पैदावार है, पैदावार के अंदर कमी आती है। उसके बाद है यानी कि कमी हो जाए। अब नाइट्रोजन की अभी तक होनी पड़ी कि अधिक मात्रा के अंदर अगर नाइट्रोजन का यूज करते हैं तो क्या उसमें हानियां होती हैं। अब अगर नाइट्रोजन की कमी रह जाए, नाइट्रोजन पूरी मात्रा में पादप को न मिले, तो क्या होता है कि पौधे बौने रह जाते हैं, यानी कि वो अच्छे तरीके से वृद्धि नहीं कर पाते, विकास नहीं कर पाते, बौने रह जाते हैं और पौधे हल्के पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। यानी कि नाइट्रोजन के कारण क्या होता है कि पौधे के अंदर हरा रंग आता है, पत्तियां हरियां होती हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन की कमी है तो पत्तियां है, पौधा है, वो क्या रह जाएगा, हल्का पीला रंग का दिखाई देने लग जाता है। उसके बाद है प्रोटीन प्रतिशत कम होती है। पौधे की पत्ती किनारे व नोक झुलसी हुई नजर आती है। नत्रजन पौधों में गतिशील होने के कारण कमी के लक्षण पहले पुरानी निचली पत्तियों पर आते हैं और फिर ऊपर की और नई पत्तियां प्रभावित होती है, वह सूख जाती है। यानी कि अगर नाइट्रोजन की अगर कमी होगी तो पहली बात आपने देखी कि पौधा बौना रहेगा, दूसरी बात नोट की कि वो पीला पड़ जाएगा, तीसरी बात है कि पहले जो नीचे वाली पुरानी पत्तियां हैं वो पुरानी पत्तियां क्या होंगी, पहले झुलस जाएंगी, सूख जाएंगी, और उसके बाद वो धीरे धीरे जो नई पत्तियां हैं उन पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। नत्रजन की भारी कमी में पौधों पर फूल नहीं बनते या बहुत कम बन पाते हैं, जिससे पौधे की उपज है जो वो घट जाती है। ठीक है, नत्रजन नाइट्रोजन की कमी से पौधे पर फूल नहीं बनते, अगर बनते तो बहुत कम मात्रा में बनते हैं। अब फूल कम बनेंगे तो फल कम लगेगा, जैसे उसकी उपज है वो कम हो जाएगी। कले हैं, कले वाली फसलों जैसे गेहूं जौ वाला आपने किया था, गन्ने वाला, तो उसके कले हैं वो कम फूटते हैं, फसल छोटी रह जाती है। जैसे अनाज कुल वाली फसलें हैं तो उनमें क्या होगी, उनकी पैदावार घट जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही नाइट्रोजन के बारे में अपने अध्ययन किया कि नाइट्रोजन के क्या गुण है, क्या काम करता है पादप के अंदर वो। ठीक है, जैसे प्रोटीन्स का निर्माण, प्रोटीन को देना, फसल को हरी भरी रखना, कले का निर्माण करना और पैदावार को बढ़ाना। अगर उसकी का अधिक मात्रा में यूज करते हैं तो ये उसमें क्या होता है कि फसलें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हरी भरी रहती हैं, सिंचाई करने से गिरने का खतरा रहता है, कीट पतंगे उसकी ओर आकर्षित रहते हैं, अन्य संक्रमण का उस पर खतरा रहता है, और कले ज़्यादा फूटते हैं तो भूसे का निर्माण ज़्यादा होता है, दानेदार जो फसलें हैं वो कम होती हैं, और अधिक अगर उसकी कमी रह जाए तो पौधे बौने रह जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, पहले नीचे की पत्तियां सूखती हैं, फिर ऊपर की पत्तियां सूखने लगती हैं, और जो फसल है वो फसल की पैदावार कम होती है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने आसपास शेयर करें जितना हो सके, वीडियो को लाइक करना न भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद, शुभ दिन।